क्या टीम बना रहे हो? फैंटेसी टीम का सीक्रेट बनाओ अपनी विनिंग फैंटेसी टीम क्रिकलेटिक्स के साथ ऑन cricket.com। डाउनलोड cricket.com नाउ। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। इस खास पेशकश आईपीएल में इंडियन पॉलिटिकल लीग और इंडियन प्रीमियर लीग की खबरों के साथ दिल्ली के दो कप्तान केजरीवाल और ऋषभ पंत, एक के लिए आफत और दूसरे के लिए राहत। चुनाव की रणभूमि में दिल्ली की ओर से क्या अरविंद केजरीवाल कप्तानी करते रहेंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि अब वो तिहाड़ पहुंच गए हैं। तिहाड़ से वो सरकार चलाएंगे या फिर कैप्टनसी छोड़ेंगे, ये बड़ा सवाल विक्रांत बना हुआ है। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। दिल्ली के दूसरे कप्तान जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनके लिए तो राहत भी है और खुशी की बात भी है। एक तो उनकी टीम को जीत मिली, दूसरे उन्होंने अर्धशतक जमाकर फॉर्म में वापस आने का ऐलान भी कर दिया है। मैं ऋषभ पंत की बात कर रहा हूं। उनकी इस परफॉर्मेंस से उम्मीद ये जगी है चित्रा कि वो आगे के मैचों में और भी धुआंधार बल्लेबाजी कर सकते हैं। ये अपने आप में काफी ज्यादा अहम हो जाता है, मगर यहां पर मैं पहले बल्लेबाजी करूं या फिर आप, इसके लिए तो पहले सिक्का उछालना पड़ेगा विक्रांत। टॉस करना जरूरी है, क्योंकि अगर मैं ही हारता हूं तो मैं ये सोच रहा हूं कि मैं टॉस करूं या ना करूं। कई बार तो मैंने हरा दिया है, लेकिन कर लीजिए। कई बार बिना मैं उसके एक तो टॉस अधूरा जीता हूं, होगा लेकिन फिर हमारा भी ये शो। हेड्स और टेल्स आपकी कॉल है। यार मैं जितना मर्जी, कहते हैं ना कि दिल्ली में मौसम बदल गया है, लेकिन टॉस हारना मेरा और टॉस जीतना चित्रा का ये नहीं बदला है। टॉस का मौसम चित्रा के लिए बिल्कुल मुफीद बना आप हुआ पारी है। का आगाज करिए आप फिर। तो चलिए विक्रांत, शुरू कर लेते हैं। सियासी पावर प्ले में राजधानी दिल्ली की बात करें तो सबसे पहले राजधानी के कैप्टन की बात करना जरूरी हो जाता है। दिल्ली के कप्तान अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने 14 दिन के लिए जेल भेज दिया है। अब बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा दें और दिल्ली की कप्तानी छोड़ दें। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से जबरदस्त बाउंसर मारते हुए कह दिया गया है कि अरविंद केजरीवाल कप्तानी नहीं छोड़ेंगे और जेल से ही अपनी सरकार चलाएंगे। लोकसभा चुनाव के खेल में दिल्ली के कैप्टन अनअवेलेबल हो गए हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पिच पर बैटिंग कर रहे केजरीवाल ईडी की हिरासत के बाद अब तिहाड़ पहुंच गए हैं। और अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल लाया जा रहा है सीधे। देखिए, दिल्ली पुलिस की एक ये गाड़ी अंदर की तरफ दाखिल हुई है, दूसरी गाड़ी और ये जो पीछे नीली वैन आप देख पा रहे हैं, जेल वैन, इसी में अरविंद केजरीवाल अंदर दाखिल है। और ये बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल के अंदर लाए गए। दिल्ली की अदालत में ईडी ने केजरीवाल को पेश किया तो तीसरी बार रिमांड की अपील नहीं की। अलबत्ता ये कहा कि केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे और जरूरत पड़ने पर आगे भी रिमांड मांगी जा सकती है। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन के लाभ के लिए जुटा मामले में था, क्या कहेंगे? मंत्री जी जो ये कर रहे हैं, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। शराब घोटाले का जो खेल हुआ, उसमें नया खुलासा ये है कि अब कथित तौर पर सीएम केजरीवाल ने अपने दो खिलाड़ियों आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया है। का घोटाला तो था, जिसको देखो वही आज यहाँ मदहोश है। अब यहाँ किसने है पी और किसने है पिलाई, ये तो समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है भाई। लगता है सबने मिल बांट कर है पी और पिलाई। बताया जा रहा है कि दिल्ली के कप्तान ने कोर्ट से गीता, रामायण और हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, ये 3 किताबें मांगी है। उधर दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी खेल भी जारी है। टीम बीजेपी बार बार केजरीवाल को कप्तानी से हटाने की मांग कर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश वाला बाउंसर मार रही है। और फिर पार्टी को खत्म करेंगे, तोड़ेंगे, और फिर जब उसके बाद सरकार बनेगी तो अभी हमारे साथ आ जाओगे तो पैसा मिलेगा। आप 10 साथियों को तोड़ करके लाइए अपने पार्टी का, हर किसी को 25-25 करोड़ रुपया देंगे और आपको मंत्री पद जो है सो दिल्ली की सरकार में देंगे, जो भाजपा की सरकार बनेगी। Why take to social media? Why not give evidence? Why not name the people? And what kind of evidence does he have? केजरीवाल का नया मैदान अब तिहाड़ की जेल नंबर 2 है, मगर उन्होंने अब तक कैप्टनसी छोड़ने का ऐलान नहीं किया है, न ही अपनी जगह किसी को कैप्टन बनाने की बात कही है। अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है? लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। ये पाब्लो एस्कोबार नशा का कारोबार चलाता था जेल के भीतर से।
और दिल्ली में भी एक पाब्लो एस्कोबार दिखाई देगा जो सरकार अपनी चलाएगा दिल्ली के जेल के भीतर से। केजरीवाल के अब तक के रुख से तो यही लग रहा है कि वो कैप्टनसी नहीं छोड़ेंगे। जेल में सीएमओ ऑफिस क्रिएट करना वो इम्पॉसिबल है, अनलेस, अब मैं इसमें अनलेस भी आपको करके बता रहा हूँ, अनलेस कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनको पावर है वो किसी भी जगह को जो है स्पेशल जेल डिक्लेयर कर सकते हैं। बता दें कि दिल्ली प्रिजन एक्ट 2000 के तहत दिल्ली प्रशासन किसी जगह को जेल घोषित कर सकता है। ऐसा करने का अधिकार दिल्ली के एलजी को प्राप्त है। ऐसा करने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग वगैरह की सहूलियतें भी मिल जाती हैं। मगर एलजी और सीएम केजरीवाल के रिश्ते को देखते हुए ऐसा संभव नहीं दिखता। दिल्ली से पंकज जैन, अरविंद ओझा और संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। चित्रा, अब तो केजरीवाल जेल पहुंच गए हैं, तो सवाल ये है कि क्या जेल में वो आम कैदियों की तरह रहेंगे या फिर उन्हें किसी तरह की सुविधाएं भी दी जाएंगी? ये बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए कोई व्यक्ति जेल पहुंचे तो फिर विक्रांत, बहुत जरूरी सवाल है जिसका उत्तर हमारे दर्शकों को भी जरूर जानना चाहिए और एक एक करके हम उसके बारे में जानकारी दे देते हैं। बात करें अगर सुविधाओं की, तो अरविंद केजरीवाल जेल में हम आपको दिखाने भी जा रहे हैं, टीवी देख सकेंगे, न्यूज चैनल, एंटरटेनमेंट, खेल सहित 18 से 20 चैनलों की अनुमति दी जाएगी। अरविंद केजरीवाल के लिए जेल में 24 घंटे डॉक्टर की भी उपलब्धि रहेगी, यानी कि डॉक्टर वहां पर बने रहेंगे। डायबिटिक होने की वजह से उनकी रोजाना जांच होगी, उन्हें दवाइयां भी समय समय पर दी जाएंगी। और इतना ही नहीं, हफ्ते में 2 बार केजरीवाल अपने परिवार के सदस्यों से मुलाकात भी कर पाएंगे। लेकिन जेल से सुरक्षा की ओर से उनके नाम पहले से तय किए जाएंगे, यानी जो नाम केजरीवाल जेल प्रशासन को देंगे वही लोग उनसे मुलाकात कर पाएंगे। विक्रांत, ये देखिए कैसे बात आगे बढ़ गई है, क्योंकि सारी की सारी बात ना टाइमिंग की है। बिल्कुल, ये बात सारी वक्त की आ जाती है, टाइमिंग की आ जाती है। और केजरीवाल की डिफेंस की टाइमिंग सेट होने का नाम शायद नहीं ले रहे, लेकिन दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत की टाइमिंग कुछ ऐसे सेट हुई है कि चेन्नई के खिलाफ एक हाथ से भी उन्होंने छक्का मारना शुरू कर दिया है। वापसी के बाद से फीके फीके दिख रहे ऋषभ पंत कल रात एकदम फॉर्म में आ गए। और कैसे आ गए वो आप आंकड़ों के जरिए देखिए। ऋषभ ने 32 गेंद बैटिंग की, 51 रन उन्होंने बनाए। इस दौरान उनका जो स्ट्राइक रेट रहा वो तकरीबन 160 का था। ऋषभ पंत की पहचान हमेशा सिक्सर किंग की तरह रही। हालांकि T20 फॉर्मेट में उसके बाद उन्होंने उतनी तेजी से रन नहीं बनाए, लेकिन इस पारी में आहिस्ता आहिस्ता वो रुतबा दोबारा हासिल होता दिखा। उन्होंने 3 छक्के लगाए, 4 चौके भी मारे और दिल्ली का स्कोर वो उस जगह ले गए चित्रा जहां दिल्ली को लगा कि हम इस मैच को जीत सकते हैं। अच्छा, ऋषभ पंत की इस पारी को आप बारीकी से देखें तो आपको 2 हिस्सों में देखना होगा। एक वो हिस्सा जो वो नंबर 3 पर बैटिंग करने आए। हालांकि दिल्ली को बड़ा तेज आगाज मिल गया था, 9.5 ओवर में 93 रन थे। उन पर स्कोरबोर्ड को दौड़ाने का प्रेशर नहीं था, बल्कि चलाने का प्रेशर था। सच ये भी है कि शुरुआत में उनकी पारी धीमी रही, स्ट्रगल कर ही रहे, क्योंकि आप 1.25 साल से क्रिकेट नहीं खेले थे। तो उन्होंने पहली 23 गेंद पर सिर्फ 23 रन बनाए और लगा कि जो एडवांटेज पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर ने दिया वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन इसके बाद ऋषभ पंत ने अपना गियर बदला, खासतौर से पथिराना के 1 ओवर को उन्होंने लूटा। उनकी पारी की वजह से ही चित्रा दिल्ली 191 रन पर पहुंची और इस पिच पर वो स्कोर काफी ठीक ठाक था। अच्छा, चेन्नई का जो रन चेस था, क्योंकि धोनी को देखने लोग आए, और ये वाइजैक का वही मैदान है जहां पर उन्होंने अपनी करियर का पहला 100 बनाया था। वही लंबे बाल भी दोबारा से आ गए हैं, तो वो स्टार्ट अच्छा नहीं था। उनके पहले 3 ओवर में 7 ही रन बने थे और चेन्नई की बल्लेबाजी में वो चमक नहीं दिख रही थी जो आमतौर पर अब आप उनके साथ जोड़ते हैं। वैसे जैसे मैंने कहा, दर्शकों के लिहाज से एक तरह से अच्छा ही हुआ कि धोनी की बल्लेबाजी आ गई और उसके बाद तो आखिरी 15 मिनट उन्होंने आग लगा दी। वो 8वें नंबर पर बैटिंग करने आए, 23 गेंद थी, 72 रन बनाने थे, मैच तो जीत नहीं सकते। और धोनी ने ना फिर हाथ दिखाना शुरू किया। इस मैच में सबसे क्लीन हिटिंग धोनी नहीं की। 42 की उम्र में उनके ये शॉट्स देखिए आप, ताकत देखिए, टाइमिंग देखिए। एक हाथ से उन्होंने भी छक्का मार दिया। लोग धोनी को देखने आए थे। 16 गेंद में उन्होंने नाबाद 37 रन बना दिए।
इस आईपीएल में धोनी की ये पहली पारी थी इस आईपीएल में जी, और उन्हें सिर्फ 16 गेंदें मिली, लेकिन इस 16 गेंदों पर उन्होंने नाबाद 37 रन बनाए, 4 चौके 3 छक्के और स्ट्राइक रेट रहा 231 का। चेन्नई मैच हार गया, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी जरूर होगी कि भाई धोनी फॉर्म में आ गए। लेकिन सवाल बड़ा ये है जो मैं कहता हूं कि सही वक्त पर सही फैसला, क्या धोनी नंबर 8 पर खेले या फिर अगले मैचों में ऊपर चले जाएं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग को लेकर भी सवाल, जीतना और हारना भी उतना ही मैटर करता है, लेकिन यकीनन जिस तरह की पारी खेली वो कमाल की पारी रही। मैदान मारना है तो मैदान में मोर्चा आगे रहकर भी संभालना होता है। धोनी यहां पर चूक गए, लेकिन बिहार में लालू प्रसाद यादव ने ठान लिया है कि पप्पू यादव चाहे जितनी गुगली डालें, वो अपने परिवार के जरिए आगे बढ़ बढ़कर छक्के जमाते रहेंगे। टीम लालू की एक और खिलाड़ी रोहिणी आचार्य का सारण के सियासी रण के लिए सिलेक्शन हुआ तो डेब्यू से पहले भगवान के दर्शन को पहुंच गई। लालू राबड़ी और बहन मीसा भारती के साथ सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर में पूजा की। परिवार यहाँ पर मौजूद है, लालू के साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी और मीसा भारती, साथ में रोहिणी आचार्य। और ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, और साफ संकेत है कि लोकसभा चुनाव में अपनी ये दोनों बेटियों को लालू प्रसाद चुनाव लड़वाने जा रहे हैं। मीसा भारती पाटलिपुत्रा से और रोहिणी आचार्य लालू की वो बेटी जिन्होंने अपनी एक किडनी दी है लालू के जीवन को बचाने के लिए, इस बार अपना चुनावी डेब्यू करने जा रही हैं। मुकाबला कड़ा है, लिहाजा जीत के लिए रोहिणी आचार्य को बेस्ट परफॉर्मेंस देनी ही होगी। रोहिणी का दावा है कि जनता के सहयोग से उनका बॉलिंग अटैक और तीखा होगा। रोहिणी जी, तैयारी पूरी है चुनाव लड़ने की? ये सारण की जनता पूरी तैयार है। ये मेरी सिर्फ तैयारी नहीं, पूरे सारण की माँ बहन, मेरे अभिभावक समान, सब बुजुर्ग लोग, सब कोई तैयार बैठे हुए हैं। सिंगापुर से ही हम सबके नाक में दम किए हुए थे। अब जब यहाँ पे धरती पे, सारण की धरती पे आ गए तो सारण, हम अकेले वहाँ पे नाक में सबके दम किए हुए थे। सारण की धरती पे आ गए तो सारण की पूरा जनता मेरा साथ देगी। लोकसभा की लीग में मैदान में उतरने को तैयार रोहिणी के सामने चुनौती बड़ी है। विरोधी टीम में राजीव प्रताप जैसे खिलाड़ी हैं जो पहले ही होम ग्राउंड पर अपना दबदबा साबित कर चुके हैं। सारण के पिछले मुकाबले में जिताऊ पारी खेल चुके हैं और तो और लालू यादव और राबड़ी देवी दोनों को चुनावी जंग में मात दे चुके हैं। और वैसे भी पहले भी हम यहाँ से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, तो बड़ा भरोसा है। मुझे लगता है कि जो लोग कहते हैं कि दिल्ली में मोदी की गारंटी है और छपरा में रूडी की गारंटी है, शायद यही सच दिख रहा है। लालू के परिवार का सदस्य चुनावी मैदान में है, ऐसे में रोहिणी आचार्य को घेरने के लिए बीजेपी जबरदस्त फील्डिंग सेट कर रही है। तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या के बहाने लालू परिवार पर हमलों की स्पिन कर रही है। मैं बता दूं कि सारण में ही लालू जी की बहू इंतजार कर रही है। क्या उस बहू का क्या दोष था? उस बहू को जिसको सम्मान से 7 फेरा लगाकर लाया गया, हमारी बिहार की बेटी थी। उस बेटी का इस तरह के अपमान करने वाले लोग क्या उस क्षेत्र में वोट के अधिकारी हैं? सारण के महामुकाबले के लिए राजीव प्रताप रूडी और रोहिणी आचार्य दोनों हरिहरनाथ मंदिर में आशीर्वाद ले चुके हैं। अब दोनों प्रचार के अटैक को धार देने में लगे हुए हैं ताकि जनता का भरोसा जीतकर जीत की ट्रॉफी हथियाई जाए। सारण से रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। वैसे विक्रांत, तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। रोहिणी आचार्य राजीव प्रताप रूडी को आउट कर पाएंगी या फिर नहीं, ये तो वक्त बताएगा। मगर यूपी में एक ऐसा खिलाड़ी मैदान में उतरा है जिसकी गुगली से अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ सकती है। चित्रा, अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच तो सीटों का बंटवारा हो गया, फिर अखिलेश की टेंशन क्यों बढ़ सकती है? मुश्किलें क्यों बढ़ेंगी, चले इसका जवाब दे देते हैं। क्योंकि यूपी के चुनावी खेल में असदुद्दीन ओवैसी ने पल्लवी पटेल के साथ गठबंधन कर लिया है। इसके अलावा ओवैसी मुख्तार अंसारी के घर भी पहुंचे। सीधी सी बात है कि उनकी नजर मुस्लिम मतदाताओं पर है। अब अगर मुस्लिम वोट कटे तो नुकसान यकीनन अखिलेश यादव को उठाना पड़ सकता है।
सियासी टूर्नामेंट में खिलाड़ी ने एक टीम छोड़ी तो पुरानी टीम की स्ट्रेटजी पर ही सवाल उठा दिया। ओवैसी के साथ चुनावी गठजोड़ के ऐलान के साथ पल्लवी पटेल ने अखिलेश के पीडीए वाले गेम प्लान का पीडीएम से जवाब दिया। अब पल्लवी पटेल अखिलेश की टीम के खिलाड़ियों पर ही सवाल उठा रही हैं। अखिलेश के गेंदबाजी अटैक को भटका बता रही हैं। और मुख्य विपक्ष में बैठे जो लोग हैं वो इन समाज के ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ चुप बैठे हैं और उनके जायज सवालों के नाम पर पीछे हट रहे हैं। उधर दूसरी टीम में ओवैसी तो पहले ही ऐसे खिलाड़ी को टीम में शामिल करने की फिराक में थे जिसकी एंट्री से मुस्लिम वोटों का रन रेट बढ़ाया जाए। वोट कट रहा है, बी टीम है, फुला है, इसीलिए तो स्टेशन को हमने टिकट कटवा दिया, इसीलिए तो हमने रामपुर में गड़बड़ कर दी। हम ही जिम्मेदार हैं, वो सही कह रहे हैं। सो जितना सब कुछ हो रहा है हम जिम्मेदार हैं उसके, वो बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं है ना वो। ओवैसी और पल्लवी पटेल के इस दांव से यूपी के चुनावी गेम पर असर तय है, क्योंकि इस प्लान से समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोटों के बंटवारे का भय है। कभी वो कहते हैं पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। कभी वो कहते हैं पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, आदिवासी। कभी पिछड़ा, दलित, अगड़ा। तो उनके पीडीए को वो खुद नहीं जानते हैं कि वो पीडीए क्यों बनाए हैं। जब रामलीला में पूरा देश इकट्ठा हुआ है नरेंद्र मोदी के अधिनायकवाद के सामने, तो पल्लवी पटेल साहिबा, असद ओवैसी साहब अखिलेश यादव जी के खिलाफ लखनऊ में इकट्ठा हो रहे हैं। हमारी मेहनत की कमाई पर लूटा जा रहा है। क्योंकि ओवैसी ने पहले एक मजबूत खिलाड़ी को अपने साथ लिया और फिर गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के घर जाकर मुस्लिम वोटों की पिच पर अखिलेश को झटका दिया। पूरी समाजवादी पार्टी, अंसारी परिवार के दुख दर्द में हम लोग शामिल हैं। यूपी की सियासी लड़ाई में मुस्लिम वोटों के लिए डाली जा रही इन स्विंगर पर भी बीजेपी की नजर है। हालांकि वो इस मुकाबले में दर्शक दीर्घा में नजर आ रही है और सांप्रदायिक राजनीति को लेकर सवाल उठा रही है। ओवैसी जी सांप्रदायिक वातावरण बनाने के लिए इस तरह के मौके भी नहीं भूलते हैं और वो असफल कोशिशें इस तरह करते रहते हैं कि सामाजिक रूप से सांप्रदायिक रूप से हमारा समाज विभाजित हो। यूपी में अब तक ओवैसी की भूमिका पुछल्ले बल्लेबाज की रही है, लेकिन इस बार पिच हिटर वाली भूमिका की तैयारी कर रहे हैं जो टीम अखिलेश पर भारी पड़ सकती है। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। तो एक तरफ ओवैसी हैं कि पावर हिटिंग और पावर शिफ्टिंग की फिराक में दिखते हैं, दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या हैं जिन्हें मुंबई की टीम ने उतारा तो एक स्ट्राइकर के तौर पर है, लेकिन विरोधी गेंदबाज काउंटर स्ट्राइक पर उनका काम तमाम कर रहे हैं। अगर आप दोनों मैचों में नजर डालें तो चित्रा ये दिखता है कि मुंबई दोनों मैच भी हारी, हार्दिक की बल्लेबाजी पर सवाल रहे। उनके बल्ले ने अभी तक सिर्फ 35 रन ही निकाले हैं और वो भी स्ट्राइक रेट ऐसी कि सामने वाला ये कह रहा होगा कि भाई आप अपनी टीम से खेल रहे हो या हमारी टीम से। बल्ला नहीं बोल रहा, गेंद भी नहीं बोल रही। इस सीजन 10 की इकोनॉमी से वो रन लुटा चुके हैं। इन सबके बीच आज ऐसा मुकाबला है, अगर मुंबई हार गया राजस्थान से तो फिर लेने देने पड़ सकते हैं। ये मैच मुंबई में है, लेकिन राजस्थान को रोकना वहां पर आसान नहीं होने वाला। गेंदबाजी से लेकर बल्लेबाजी तक ये टीम टनाटन है। उसका विजय रथ 2 मैच से दौड़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। वही मुंबई, जैसे मैंने बोला आपको, पहले दोनों मैच हार चुका है और अगर आज हारा तो फिर आखिरी 4 के लिए आगे का रास्ता बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुंबई राजस्थान के बीच आमने सामने की बात करें तो पिछले 5 मुकाबले में 4 मुंबई जीता है और वो साल दूसरा था, लेकिन और ये साल दूसरा है। तब कप्तान रोहित शर्मा थे जी, अब कप्तान हार्दिक पांड्या है। कप्तानी भी वैसे कयामत का दूसरा नाम ही बन जाती है। ये हार्दिक को शायद पहली बार पता चला, जिस मैदान पर भी जा रहे हैं उस मैदान पर दर्शक उनकी हूटिंग कर रहे हैं, उनको बू कर रहे हैं। रोहित आर्मी उनके पीछे पड़ गई है। क्या वो मुंबई में यानी कि अपने घर पर इन सब से बच पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। ये बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है, यानी क्रिकेट के मैदान पर हार्दिक को राजनीति के मैदान वाली कंडीशन का सामना करना पड़ रहा है। विक्रांत, आज का मैच है और आज ये मैच बड़ा दिलचस्प होने वाला है। राजस्थान मुंबई दोनों के पास पावर हिटर्स हैं, लेकिन देखना यह है कि क्या मुंबई आज वापसी कर पाएगा। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज
डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।